हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ जो है इसने कई तरह की वैकेंसियां निकाली हैं, जिसमें से रेडियो संवर्ग की भर्तियां हैं। तो इसमें चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सी भर्ती है और भर्ती का क्या क्या शेड्यूल है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती करनी है। तो इसका हम विज्ञापन यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए ये विज्ञापन मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ में और इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, इसकी पदों की संख्या जो है 1374 है और अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको बांट दिया गया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर देखिए 6 जनवरी को ये सूचना निकाली गई थी। इसमें से अलग अलग पदों की संख्या देखा जाए तो जैसे अनारक्षित पदों की संख्या 552 है और ये ईडब्ल्यूएस की 137 है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 370 है और एससी के लिए 288 है और एसटी के लिए 27 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 1374 पदों पर ये भर्ती निकली है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है उसमें से जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो है उनको 27 पद, भूतपूर्व सैनिक के लिए 68 और महिलाओं के लिए 274 पदों पर भर्ती की जानी है। यहाँ पर देखिए, जो भर्ती है इसका जो तारीख है, जब मतलब आवेदन जब करना है तो 20 तारीख से इसका आवेदन होगा, 20/1/2022 से। इसके बाद में पंजीकरण की जो अंतिम तारीख है, मतलब लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, वो 28 तारीख है और वही जो है वो शुल्क जमा 28/2, ठीक है, 20/1/2022 प्रारंभ तिथि और 28/2/2022 जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो तब तक आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको देखें तो यहाँ पर आवेदन शुल्क आपको 400 रुपये लगेगी, आप अगर यदि फॉर्म भरना चाहते हैं। राष्ट्रीयता की बात कर लें तो देखिए, जो आप भारत के नागरिक हैं या फिर कुछ तिब्बत के शरणार्थी या फिर अन्य देशों के कुछ जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाता है। तो ये उसकी क्वालिफिकेशंस है। आई होप आप सब यहीं के हैं, तो इसमें से आपको कोई विशेष उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब शैक्षण आहर्ता देख लेते हैं। तो आहर्ता में क्या है कि देखिए, यहाँ पर किसी भी बोर्ड से आपकी इंटरमीडिएट होना चाहिए और उसमें से ये भौतिक और गणित 2 विषय होने चाहिए। इंटरमीडिएट में आपके फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, ये 2 विषय कॉमन है, कंपलसरी हैं। इंटरमीडिएट की ये योग्यता है, इतना होना चाहिए। और जो आपकी योग्यता है वो योग्यता 28/2/2022 तक क्या हो जानी चाहिए, पूरी हो जाना चाहिए। मतलब इधर तक फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी जो योग्यता है वो पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए, अधिमानी आहर्ताएं दी हैं। अधिमानी का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हो ही आपके पास, लेकिन यदि है और आप किसी के बराबर अंक पाते हैं तब आपको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो इसमें से आपके पास जैसे ये डोएक से कंप्यूटर का O लेवल सर्टिफिकेट हो सकता है, या आप सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दिए हैं, या फिर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड का बी अगर प्रमाण पत्र है, बी लेवल का प्रमाण पत्र है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जिसमें से अगर बराबर अंक कभी आते हैं आपके किसी दूसरे कैंडिडेट से तो आपको वरीयता वहाँ पर दी जाएगी। इसकी अगर आयु सीमा की बात कर लें तो ये 18 से 22 वर्ष तक है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन जो है वो करना है 1/7/2022 से। कितने से? 1/7/2022 से कैलकुलेशन करना है। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर अभी हम आपको आगे मिलेगा कि कुछ छूट भी होती है। जैसे SC ST और OBC के लिए वैसे तो मुख्यतः 5 वर्ष की छूट है, इसमें भी 5 वर्ष की ही छूट है। तो ये आप छूट के हिसाब से भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर चरित्र है तो उसका कोई विशेष वो नहीं। और वैवाहिक स्थिति में 2 पत्नियां ना होनी चाहिए या इस प्रकार की वह रहती है। शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया में देखिए, जो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 400 अंकों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें से देखिए ये जो अंक दिए गए हैं, समान हिंदी के 100 अंक हो गए, विज्ञान और समान ज्ञान के 100 अंक हो गए। इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब जो मैथमेटिक्स रहेगी वो 100 अंक की रहेगी। और इसी प्रकार से मानसिक अभिरुचि यानी कि जो रीजनिंग है वो भी 100 अंक की रहेगी। तो इस प्रकार से 400 अंक का क्या है, होना है, यहाँ पर परीक्षा होनी है। इसके लिए जो टाइम है वो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। और अगर एक से ज़्यादा पालियों में यदि एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस ये लोग अपनाते हैं वो अपनाएंगे। एक खास बात और यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रत्येक विषय में 50% अंक आपको लाना जरूरी है।
मतलब ये जो हमने 4 पोर्शन देखे यहाँ पर, मतलब हिंदी का देखा, साइंस का देखा, साइंस और उसके साथ ही जीएस भी है, और जो मैथ और रीजनिंग देखा, तो सब में आपको 50% अंक लाने ही होंगे। ये क्वालिफिकेशन का एक पैमाना है कि आपको 50% हर उसमें लाने होंगे। फिर इसके बाद में आप उसमें कितना बढ़ाते हैं वो आपकी मेरिट को इफेक्ट करेगा, और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इसमें लागू की जाएगी अगर एक से ज़्यादा पालियों में एग्ज़ाम हो रहा है तो। बाकी फिर वही है कि आपके दस्तावेज हैं जो चेक किए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर शारीरिक मानक देख लेते हैं। शारीरिक मानक में क्या है कि देखिए, सामान्य वर्ग के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग और एससी के लिए, इसके लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 180। और इसके लिए जो एसटी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, उन कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बाकी के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीने की बात करें यहाँ पर, तो देखिए सीने में भी है कि जो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए नॉर्मली, और जब उसको फुलाते हैं तब वो 84 होना चाहिए। इसके बाद में अगर मतलब एसटी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, कोई कैंडिडेट है, तो 77 सेंटीमीटर उसका नॉर्मल होना चाहिए, और 82 यहाँ पर उसका फुलाने के बाद होना चाहिए। मतलब कि 5 सेंटीमीटर जो है वो फूलना अनिवार्य है किसी भी अब यहाँ पर अगर आपका ज़्यादा है तब भी, मान लीजिए किसी का यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 90 है, तो जब वो फुलाए तो उसका 95 होना चाहिए, है ना। मतलब कि 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य होता है। इसी बाद अगर महिलाओं की बात देखें तो उनका मानक जो है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट होनी चाहिए, और अगर एसटी है कोई तो एसटी के लिए 147 होनी चाहिए। कितनी? 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 केजी का जो वेट है वो होना चाहिए, है ना। 40 किलो उनका वजन होना चाहिए मिनिमम, ज़्यादा होगा चलेगा। और चीज़ें यहाँ पर देखिए फिजिकली जो चीज़ें होनी हैं उसमें आप देखें तो यहाँ पर देखिए इसमें दौड़ है, तो पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ है, जो कि 28 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। और वहीं पर जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, और 16 मिनट में उनको ये क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। तो ये वहाँ पर क्या है कि एक दक्षता है। और ये देखिए श्रेष्ठता की सूची वही है कि जो अंक आएगा जिस प्रकार से उसको किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण ये बाद की चीज़ें हैं वैसे। और देखिए आयु सीमा में आरक्षण की जो बात है यहाँ पर उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का। अब यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप नंबर 2 इसमें नीचे दिया गया है, तो उस प्रारूप नंबर 2 को देख के बना सकते हैं, जो कि मुख्यतः वैसे जो आप बनवाते हैं वो उसी प्रारूप में होता भी है। बाकी यहाँ पर देखिए सक्षम अधिकारी जो हैं जैसे जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना, ये सब तहसीलदार वगैरह जिससे भी बनता है वो जाति प्रमाण बनवा सकते हैं। ये 5 वर्ष की छूट के लिए। इसी प्रकार से देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5% की या 5 वर्ष की छूट है। तो ये छूट यहाँ पर एज में दी गई है। क्षैतिज आरक्षण, तो क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया जाता है, भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता है, और महिलाओं को जो दिया जाता है वो आरक्षण के हिसाब से भी इनको यहाँ पर आयु में जो है छूट दी गई है। और यदि कोई भूतपूर्व सैनिक वगैरह है तो उसको भी इसी तरह की छूट मिल ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप चाहें तो भर सकते हैं फॉर्म को। और यहाँ पर देखिए इसका जो सिलेबस है, और वो तो मैंने आपको देखिए बताया है कि जो अन्य चीज़ें हैं शैक्षिक योग्यताओं में क्या होना चाहिए। देखिए जब फॉर्म आप भरेंगे तो फॉर्म भरते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि इनको वो स्कैन्ड कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, अपलोड करवा लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रमाण पत्र हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह जो हो गई, ये सारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। फ़ोटो और साइन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होना चाहिए। यदि आप किसी सेवा में है तो उसके लिए एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको वो आप सीधे सीधे वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए ये जो साइट मैंने पहले ही खोल रखी थी, मतलब कि http://uppbpb.gov.in, इस साइट पे आप जाके अपना फॉर्म अप्लाई
कर सकते हैं। और शैक्षिक योग्यताएं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए दिया है। भुगतान प्रणाली वही आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके साथ साथ में देखिए ये जो सिलेबस को हमने देखा ही था, सिलेबस का देखिए जो डिटेल्ड है, अगर आप सिलेबस डिटेल्ड यहाँ पर जानना चाह रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी है जैसे, तो हिंदी में सारी चीज़ें दी हैं, और साइंस की हैं तो ये आप चाहें तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, या फिर देखिए मैं इनको यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप सीधे सीधे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं अब आपको पढ़ के बताऊँगा, वो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका आप जैसे ये स्टॉप है अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आगे इसको करता हूँ, इसका आप फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और ये मैंने इतना किया, आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और फिर ये आगे जो है ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। इसके बाद में और मैं आगे धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए। तो ये इसका सारा का सारा सिलेबस जो है आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे प्रारूप दिए गए हैं पिछड़े वर्ग के लिए, जाति प्रमाण पत्र और वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये आपको शायद सारी जानकारी इसमें से मिल गई होगी। तो यदि आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरिए, और अच्छा एग्जाम आता है, एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं आता है। इसमें से जो ASI का जो सिलेबस था सेम वही सिलेबस है। ASI का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ भी था तो सरल ही था बहुत। वो अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ता है तो अच्छे से कर सकता है। और बाकी इस चैनल में जो GS का पोर्शन है वो आप काफ़ी अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।